नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे बच्चों। शानदार तरीके से आप सब लोगों की तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आप और हम प्रत्येक दिन बच्चों एक सीरीज लेकर आते हैं, जिस सीरीज का नाम है विराट सीरीज। इस सीरीज के अंदर जीके और जीएस से संबंधित अपन क्वेश्चंस जो है प्रत्येक दिन बच्चों हल करते हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों वो मिलते हैं स्टैटिक जीके के। और आप सभी को पता भी है कि आजकल सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए अपनी जो सीरीज है, जिस सीरीज का नाम है विराट सीरीज। प्रत्येक दिन आपके लिए क्लास रहती है, लगभग 35 से 40 मिनट की बच्चों क्लास रहती है। इस 35 से 40 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर जो है कंप्लीट विश्लेषण करते हैं उस क्वेश्चन का। तो देखते हैं। देखिए, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अलावा अगर आपका कोई एसएससी का पेपर है, रेलवे का पेपर है, एनटीपीसी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस और इसके अलावा बच्चों कांस्टेबल, कोई भी पेपर है, उसके लिए ये आपके लिए बड़ी रामबाण क्लास साबित होने वाली है। क्योंकि बच्चों जितने क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन का आप और हम विश्लेषण करते हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है अपनी सीरीज में। कॉपी और पेन लेकर बच्चों बैठोगे तो आप कुछ चीजें आप नोट कर पाओगे, जो चीजें आपके सामने नहीं दिखाई दे रही है। बाकी लगभग जो चीजें आपको आती है बच्चों, तो वो क्या है, आप साथ साथ रिवाइज भी करते हुए चलोगे। तो शुरुआत करें आज की क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर हुई है? थुलाल नृत्य बताइए किस राज्य के अंदर हुई है? केरल, गुजरात, मणिपुर, झारखंड। तो इसकी उत्पत्ति जो बच्चों किस स्टेट से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है केरल से। तो मैं लॉक कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? केरल कर रहे हैं भैया। अब देखो, पूछा जाता है बच्चों ओटम थुलाल, यहां पर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले पूछा जाता है ओटम थुलाल कहां का लोक नृत्य? ओटम थुलाल नोट करोगे साथ साथ। तो ओटम थुलाल केरल का लोक नृत्य हो गया। इसके अलावा बच्चों कृष्णा अट्टम, कृष्णा अट्टम। अब कृष्णा अट्टम भी यहाँ का लोक नृत्य। कुड़िया अट्टम, कृष्णा अट्टम, कुड़िया अट्टम, कुड़िया अट्टम। कोलकली, 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 कोलकली। पढ़ायनी, पढ़ायनी ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? पढ़ायनी। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य किस स्टेट के हो जाते हैं? केरल के हो जाते हैं। देखो, ओटम थुलाल केरल का है, कृष्णा अट्टम हो गया, कुड़िया अट्टम हो गया, कोलकली हो गई, पढ़ायनी हो गया। तो ये सारे के सारे कहाँ के हो गए बच्चों? केरल के हो गए। इसके अलावा देखिए, सबरीमाला मंदिर कई बार पूछा जाता है, ये भी भैया केरल के अंदर है। सबरीमाला मंदिर विवादों के अंदर ये मंदिर रहा था, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछना लाजमी बन जाता है। तो ये भी किस स्टेट के अंदर है बच्चों? ये केरल के अंदर, स्टेट के अंदर। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये भी केरल के अंदर स्थित है। देखिए, केरल का राजकीय त्योहार कई बार पूछा जाता है ओणम। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाए बच्चों की ओणम कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का त्योहार है? तो सबसे पहले तो केरल का त्योहार है ओणम। इसके अलावा केरल का कभी आपसे राजकीय लोक नृत्य भी पूछ लिया जाए कि केरल का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है, तो भैया केरल का राजकीय लोक नृत्य भी कौन सा है? ओणम है। तो साथ साथ नोट लगाकर लिखोगे कि केरल का राजकीय नृत्य ओणम है भैया। इसके अलावा देखिए, केरल से संबंधित देखिए, भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर, और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है बच्चों? सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है। फिर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात भी कहाँ का है भैया? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस स्टेट का हो जाता है? ये हो जाता है केरल का हो जाता है। केरल के 2 क्लासिकल डांस भी है भैया, पता होगा आपको केरल के 2 क्लासिकल डांस। एकमात्र ऐसा स्टेट है बच्चों जिसके 2 क्लासिकल डांस है, यानी 2 शास्त्रीय नृत्य। तो बताओ कौन सा बताओ कौन सा स्टेट है वो? उस स्टेट का नाम भी कौन सा होगा? लोग करके लिखोगे यहाँ पे। इसका नाम भी है बच्चों केरल। किस स्टेट के 2 क्लासिकल डांस है पूछा जाता है अपने से, तो 2 क्लासिकल डांस वाला एकमात्र जो स्टेट है उस स्टेट का नाम है केरल, उस स्टेट का नाम है। अब एकमात्र केरल है बच्चों, तो सीधी सी बात है इसके 2 कौन कौन से क्लासिकल डांस होगी? एक क्लासिकल डांस का तो नाम हो गया बच्चों कथकली।
कथक नहीं लिखना अपने को, कथकली। कथकली कहाँ का हो गया? केरल हो गया। और इसके अलावा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों क्लासिकल डांस भी कहीं के है, तो ये दोनों के दोनों क्लासिकल डांस बच्चों केरल के। इसके अलावा साइलेंट वैली, याद करते जाइए, लिखते जाइए, साइलेंट वैली। जो जो महत्वपूर्ण स्टेट की वो मैं लिखा रहा हूँ। साइलेंट वैली भी केरल के अंदर स्थित है। इसके अलावा मसाला उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है भैया। इसके अलावा मसालों की रानी पूछा जाए, सॉरी मसालों का बगीचा, माफ करना, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा भी कहा जाता है बच्चों केरल को, जबकि मसालों की रानी तो किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है, कार्डामोम को कहा जाता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि साइलेंट वैली ये भी कहाँ स्थित है, मसालों का बगीचा भी किसे कहा जाता है? सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक लिंगानुपात। तो एक क्वेश्चन देखिए कितने सारे अपन ने यहाँ पे हल किए हैं। ओटम कुलाल, कृष्णा अट्टम, कुड़िया अट्टम, कोलकली, पढ़ायनी, कथकली, मोहिनी अट्टम, साइलेंट वैली, मसालों का बगीचा, सबरीवाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ओणम त्योहार, केरल का राजकीय त्योहार कई बार पूछा जाता है, तो ये भी राजकीय त्योहार कौन सा होता है बच्चों? ओणम हो गया। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस स्टेट की है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस स्टेट की होगी बच्चों? केरल की हो गई है। और सर्वाधिक साक्षरता दर, और पूछा जाता है भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 74.04 भारत की साक्षरता दर थी। और इस भारत की साक्षरता दर के अंदर पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो 82.14% पुरुष साक्षरता दर होगी। और महिला साक्षरता दर अपने से पूछा जाए तो 6546 यानी 65.46% महिला साक्षरता दर होगी। तो ये बातें आपको क्या रखनी है बच्चों? नोट करके रखनी है, इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भैया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे निम्नलिखित में से ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भैया क्या क्वेश्चन पूछा है? निम्नलिखित में से ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे। कौन थे बच्चों? भानु अथैया थे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, फटाफट एक बार नोट करिए, फिर बहुत सारी चीजें यहाँ नोट करते हैं। सबसे पहले तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बार बार आपको याद करना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हो जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो भैया एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। बुकर पुरस्कार, ये कहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया? बुकर, वैसे बुकर, वैसे ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। 4 नंबर पे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार बच्चों भारत रत्न हो गया। 2 नंबर पे दूसरा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण हो गया। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण हो जाता है। और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है? पद्म श्री हो जाता है। और इन सभी की शुरुआत 1954 के अंदर होती है। यहां तक अपने को बातें पता थी, इसलिए कि ये बातें मैंने पहले भी आपको बताई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये पूछा जाता है। अब देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? इसका आंसर लॉक किया मैंने आपके सामने, भानु अथैया। अब देखो कई बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1 नंबर क्वेश्चन ये पता रखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बच्चों मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली महिला थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली। अगला क्वेश्चन कैसे बनता है? भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भैया? भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अब 1954 के अंदर देखिए 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं नाम एक बार सीवी रमन लिख रहा हूँ और इसका आंसर भी सही होता है। कौन सा? सीवी रमन। सीवी रमन को सबसे पहले 1954 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। जबकि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला पूछा जाए कौन थी, तो 1971 के अंदर महिला थी कौन? इंदिरा गांधी। महिला जिसका नाम था बच्चों इंदिरा गांधी। यानी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन बन जाती है? पहली महिला बन जाती है बच्चों इंदिरा गांधी। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यहां पर केवल मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं भैया। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वी.एस. नोएलोन बच्चों, वी.एस. नोएलोन, यानी मेन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। मेन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति वी.एस. नोएलोन थे। जबकि बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन हो जाती है? अरुंधति राय। अरुंधति राय, अरुंधति राय जो है ये बुकर पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला बन जाती है बच्चों? पहली महिला बन जाती है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, पहले भारतीय कौन थे? तो ये आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे। कौन से पुरस्कार पाने वाले? तो ये हो गए बच्चों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हो गए। देखो कितने सारे क्वेश्चन बने अपने सामने। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर 1913 के अंदर, गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1980 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सी.वी. रमन थे और सी.वी. रमन को 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। पहली महिला कौन बनती है? इंदिरा गांधी बनती है। बुकर पुरस्कार वी.एस. नोएलोन थे, जबकि बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? अरुंधति राय थी। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले कौन हो गए बच्चों? आचार्य विनोबा भावे हो गए। जबकि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हो गए? भानु अथैया हो गए। यहां भी मैं लिख रहा हूं आपके सामने, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन ये था। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हो गए बच्चों भानु अथैया, भानु अथैया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने और इस क्वेश्चन को नोट करके रखना है बच्चों, इसलिए कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। कितने सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं पुरस्कारों से संबंधित। जब भी स्टैटिक जीके के अंदर क्वेश्चन बनते हैं तो एक तो पुरस्कारों से संबंधित बनते हैं, एक खेल और खिलाड़ियों से संबंधित बड़े क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। इस खिलाड़ी का संबंध किससे है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो है सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं बच्चों स्टैटिक जीके के अंदर शास्त्रीय नृत्य से, यानी क्लासिकल डांस जो है इससे संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और क्लासिकल डांस के अंदर भी सबसे अगर आपको ये रटना है कि कहाँ से बनते हैं तो बच्चों सबसे ज्यादा भरतनाट्यम से क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है? देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? कौन जो है भारत और विश्व का एकमात्र जो है बच्चों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर के अंदर स्थित है, जिसे भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। कुछ बातें इसके साथ साथ आप नोट करिए। भारत के अंदर पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये भारत के अंदर कब लाया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया बच्चों 1972। कभी भी पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब, आपको पता होना चाहिए 1972 के अंदर है। पहली बात, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 92 के तहत जो है भारत के अंदर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो बच्चों राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बनती है 106, यानी भारत में नेशनल पार्क वर्तमान के अंदर कितने हैं? 106 है। ये कुल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है बच्चों? कुल जो देश है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कुल देश भौगोलिक क्षेत्रफल का है बच्चों 1.35%, 1.35% या 1.35% जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कौन से होंगे? राष्ट्रीय उद्यान होंगे। अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन, भारत के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान। और हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान, और हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर है। जबकि पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान,
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा हो गया, इसके अलावा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों साउथ, छोटा साउथ, साउथ बटन। और ये साउथ बटन है कहां पर, ये है अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर है बच्चों सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। फिर पूछा जाता है कि नवीनतम, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान या फिर सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर हो गया बच्चों, तो ये हो गया असम के अंदर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है बच्चों, तो ये हो गया जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भैया उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये लीजिए, एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो रात्रि विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है, नोट लगाकर लिखोगे, एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो रात्रि विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है, रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध करवाता है। कौन सा, जिम कॉर्बेट हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, जिम कॉर्बेट हो गया। इसके अलावा और किस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट के अंदर है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हो गए बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश के अंदर है, इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट कहा जाता है बच्चों एमपी यानी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल यहां तक क्लियर। जबकि पूछा जा सकता है कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। देखो भैया बहुत सारे क्वेश्चन बन गए यहां पर। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बताइए, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कच्छ। और कच्छ कहां पर हो गया, कच्छ हो गया भैया गुजरात के अंदर, ये लीजिए। इसके अलावा संगाई हिरन, नाचता हुआ हिरन, ये केबुल लामजाऊ भारत का एकमात्र और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी को कहा जाता है संगाई हिरन, इसी के अंदर है बच्चों संगाई हिरन। संगाई हिरन मतलब नाचता हुआ हिरन, किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है भैया, तो नाचता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाऊ। और ये केबुल लामजाऊ कहां पर हो गया बच्चों, मणिपुर के अंदर हो गया। तो देखो सारे क्वेश्चन अपन ने हल किए, एक बार फिर से फटाफट देखोगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। यहां से देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो गया बच्चों केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर के अंदर स्थित है। इसी को संगाई हिरन या नाचता हुआ हिरन के नाम से भी इस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। जबकि फटाफट देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में 106, देश के भौगोलिक कितने क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उद्यान है, तो 1.35 पर हो गया। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंदर हो गया। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार, यहीं पर रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान भी है बच्चों अंडमान निकोबार के अंदर। नवीनतम रायमोना, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ गुजरात, पहला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। देखो सबसे पहले उठते हैं तो अपने को किसके लिए जाना चाहिए, जिम के लिए जाना चाहिए, तो जिम हो गया। जिम के बाद अपने को क्या होता है, विश्राम की आवश्यकता होती है, तो रात्रि विश्राम की सुविधा भी कौन उपलब्ध करवा रहा है, ये बच्चों जिम कॉर्बेट करवा रहा है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को बच्चों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बच्चों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 के अंदर। देखो कुछ तो क्वेश्चन वैसे ही कट जाते हैं। 1949 भारत रत्न की शुरुआत ही नहीं होती है, 1954 के अंदर शुरुआत होती है। 1909 तो 1909 भी वैसे ही कट गया क्योंकि 54 के अंदर शुरुआत होती है। दो ही ऑप्शन बचते हैं, 1956 और 1990। तो इसका मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया 1990 के अंदर। देखो कुछ नाम नोट करो, यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले पूछा जाए कि सी.वी. रमन को भारत रत्न कब मिला। सी.वी. रमन को भारत रत्न कब मिलता है, इन्हें भारत रत्न मिलता
मिलता है 1954 को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिलता है भैया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिलता है 1954 को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न मिलता है बच्चों 1954 के अंदर, 1954 के अंदर मिलता है। पंडित नेहरू को भारत रत्न कब मिलता है? पंडित नेहरू को भारत रत्न मिलता है 1955 के अंदर। भगवान दास को भारत रत्न कब मिलता है बच्चों? भगवान दास को भारत रत्न मिलता है 1955 के अंदर, 1955 के अंदर भारत रत्न मिलता है। विधान चंद्र राय को ये भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? विधान चंद्र राय 1961 के अंदर किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिलता है 1962 के अंदर भारत रत्न मिलता है। देखो, इसके अलावा पूछा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिलता है? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिलता है? 1966 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। कुछ फेमस नाम है जहां से पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिलता है बच्चों 1971 के अंदर भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा देखिए मोरारजी भाई देसाई को भारत रत्न मिलता है 1991 के अंदर। सरदार पटेल को भारत रत्न मिलता है 1991 के अंदर। राजीव गांधी को भारत रत्न मिलता है 1991 के अंदर, 1991 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न मिलता है 1990 के अंदर मिलता है। इसके अलावा देखिए नेल्सन मंडेला, ये पूछे जाते हैं नाम बच्चों, इन्हें भारत रत्न मिलता है 1990 के अंदर भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा देखिए सुबा लक्ष्मी, MS सुबा लक्ष्मी, भारत के अंदर पहली गायिका कौन थी? इन्हें मिलता है 1997 के अंदर, 98 के अंदर भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? कलाम साहब को कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिलता है बच्चों 1997 के अंदर भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा देखिए 1997 के डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलता है 2015 के अंदर मिलता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इन्हें भारत रत्न कई बार पूछा जाता है, 2014 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। एक बिस्मिल्ला खां को भी पूछा जाता है बच्चों, बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न कब मिलता है? इन्हें मिलता है 2001 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा प्रणब दा को भारत रत्न मिलता है 2019 के अंदर मिलता है। भूपेन हजारिका को 2019 के अंदर। नानाजी देशमुख पांडे, देखो कितने सारे नाम लिख दिए, 2019 के अंदर भारत रत्न मिलता है। जबकि बच्चों पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिलता है? 1980 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है भैया, मदर टेरेसा को भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा देखो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब मिलता है? 2024 के अंदर भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 के अंदर मिलता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न जो है 2024 के अंदर मिलता है बच्चों। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव को भी 2024 के अंदर भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन, इन्हें भी पूछा जाए कब भारत रत्न मिलता है तो 2024 के अंदर। वर्तमान समय तक 53 लोगों को बच्चों भारत रत्न मिल गया। तो ये कई फेमस नाम है जिनको कई बार SSC के द्वारा दिल्ली पुलिस, रेलवे के अंदर, बच्चों दिल्ली पुलिस के अंदर तो निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैंने कहीं छोटी सी भी गलती कर दी है, महीन सी गलती कर दी है, वैसे मेरे हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों, तो अगर छोटी सी भी गलती हुई है किसी के आगे जो है बच्चों सन लिखने के अंदर, तो आप मुझे बताओगे CV रमन 54 के अंदर, राधाकृष्ण 54 में, राजगोपालाचारी 54 में, पंडित नेहरू 55 के अंदर, भगवान दास 55 में, राय 1961 के अंदर, राजेंद्र प्रसाद 62 के अंदर, लाल कृष्ण आडवाणी 24 के अंदर, चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री, MS स्वामीनाथन 2024 के अंदर, नानाजी देशमुख पांडे
2019 के अंदर। भूपेन हजारिका बच्चों, इन्हें 2019 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा कब, प्रणब दा को 2019 के अंदर, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक 2001, सचिन 2014, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, कलाम 1997, मदर टेरेसा को 1980 और कर्पूरी ठाकुर को 2024 के अंदर दिया गया था। जिस प्रकार से मैंने आपके सामने बच्चों ये नाम लिखे, इस प्रकार से आपको भी क्या है बच्चों ये सारे के सारे याद करने हैं। तो बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। कई बार पूछा जाता है बच्चों, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से सम्मानित इसे 1986 के अंदर किया गया, 1986 के अंदर किया गया है। थोड़ा सा अपन चर्चा करें बच्चों पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? इनका संबंध है बच्चों कथक से। कथक से इनका संबंध है। और कथक है क्या? कथक भारत का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस यानी भारत का क्या है बच्चों? शास्त्रीय नृत्य। पहली बात तो ये। 2 नंबर पर ये क्लासिकल डांस कहाँ का है? इससे पहले अपन चलते हैं पंडित बिरजू महाराज का जन्म। कई बार पूछा जाता है, इनका जन्म स्थान था बच्चों हांडिया। हांडिया इनका जन्म स्थान था, या हंडिया इनका जन्म स्थान था। ये कहां पर? यूपी के अंदर। और यूपी का भी कौन सा क्लासिकल डांस है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? कथक हो गया। घराना पूछा जाता है इनका कि घराना कौन सा है, तो इनका घराना है भैया लखनऊ घराना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। तो इनका घराना भी कौन सा हो गया? लखनऊ घराना। इनके पिता का क्या नाम था? अच्छन दास। पिता का नाम, इनके पिता का नाम था बच्चों, बिरजू महाराज के पिता का नाम था अच्छन महाराज। अच्छन महाराज, अच्छन महाराज इनके पिता का नाम था। इसके अलावा फिर और पूछा जाता है कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 के अंदर मिलता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1984 के अंदर मिलता है। जबकि पूछा जाए अपने से कि इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 1986 के अंदर मिलता है। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार 1986 के अंदर मिलता है। किस व्यक्ति को मिलता है बच्चों? पंडित बिरजू महाराज के अंदर। इसके अलावा इन्हें कालिदास सम्मान पुरस्कार, कालिदास सम्मान पुरस्कार 1987 के अंदर मिलता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार 1987 के अंदर, 1987 के अंदर मिलता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है किस सरकार के द्वारा दिया जाता है बच्चों? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और पंडित बिरजू महाराज को यह पुरस्कार 1987 के अंदर दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें मिलता है 2012 के अंदर। राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, ये इन्हें मिलता है 2012 के अंदर। इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार भी इन्हें मिलता है बच्चों सन 2002 के अंदर। तो ये सारे लिखवाए मैंने आपको। लता मंगेशकर पुरस्कार इन्हें मिलता है सन 2002 के अंदर। ये लीजिए। तो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? सबसे पहले तो आप देखिए पंडित बिरजू महाराज, कुछ देखिए, कुछ बातें और नोट करिए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध पूछा जाता है, तभी अपन ने संबंध लिखा था। इनका संबंध है बच्चों कथक से। कथक शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ये शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के साथ पूछा जाए कि कथक जो क्लासिकल डांस है ये कहाँ का क्लासिकल डांस हो गया बच्चों? उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है। उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है। उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? ये क्लासिकल डांस हो गया। इसके अलावा कथक जो है इसके घराने पूछे जाते हैं कई बार कि कथक के घराने कौन कौन से। तो कथक का घराना देखिए, रायपुर घराना कथक का है। इसके अलावा ग्वालियर घराना भी कथक का हो गया। जयपुर घराना भी इन्हीं से संबंधित है बच्चों। और एक और कौन सा हो गया? रायपुर घराना हो गया, ग्वालियर घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, एक लखनऊ घराना हो गया। तो ये चारों के चारों घराने पूछे जाएं तो चारों के चारों घराने इन्हीं से संबंधित हो गए। और एसएससी क्या क्वेश्चन पूछती है? एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? लच्छू महाराज, लच्छू महाराज का संबंध भी इन्हीं से। सुखदेव महाराज का संबंध भी इन्हीं से, सुखदेव महाराज। इसके अलावा और कौन से महाराज हो गए? बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्छन महाराज।
अच्छन महाराज, इनका भी संबंध बच्चों किससे हो जाता है, इनका भी संबंध हो जाता है उत्तर प्रदेश के कौन से क्लासिकल डांस से, तो ये हो जाता है बच्चों ने कथक हो जाता है। और कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर भारत का हो गया भैया। देखो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 के अंदर मिलता है, 2 साल बाद में पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है, अगले साल इन्हें कालिदास सम्मान पुरस्कार मिलता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों। मध्य प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो गए, इससे पहले वहां के मुख्यमंत्री कौन थे भैया, ये लीजिए। राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें 2012 के अंदर मिलता है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, रायपुर घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ये सारे के सारे घराने किससे संबंधित है, तो ये सारे के सारे घराने संबंधित हो गए बच्चों कथक से संबंधित, जो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बढ़िया से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1862 के अंदर पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मद्रास, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी। तो 1862 के अंदर बच्चों कहां पर स्थापना की गई थी, मद्रास के अंदर इसकी क्या की गई, स्थापना की गई थी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे से बनते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो देखिए भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इस लिखा है मैंने, इसका मतलब हो गया भारत में सबसे पहले बच्चों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सबसे पहले तो होती कब है, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर स्थापना होती है, और कलकत्ता के अंदर स्थापना होती है बच्चों 1774 के अंदर स्थापना होती है। 1774 किस एक्ट के द्वारा स्थापना की जाती है, यानी किस अधिनियम के द्वारा स्थापना की जाती है, तो भारत में सबसे पहला लिखित एक्ट आता है जिस एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा स्थापना की जाती है और स्थापना होती है बच्चों 1774 के अंदर, और एक्ट कब आता है 1773 के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित किया गया था, कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट का नाम रखा गया बच्चों एपेक्स कोर्ट। एपेक्स का मतलब होता है शिखर, शिखर का मतलब होता है सर्वोच्च, तो एपेक्स कोर्ट इसका नाम रखा गया। अब बात आती है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उन मुख्य न्यायाधीश का नाम था, कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे थी, और एलिजा इम्पे के साथ साथ इसकी जो कार्यकारिणी थी, इस कार्यकारिणी के अंदर 3 अन्य न्यायाधीश थे भैया। कार्यकारिणी में 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो कुल मिलाकर 3 + 1 4 हो गए। मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए, एलिजा इम्पे हो गए। इसके अलावा देखिए एक और अन्य न्यायाधीश जो थे, इनका नाम था हाइट, एक का नाम था बच्चों चेम्बर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं हाइट, चेम्बर्स, और एक का नाम था लिमेस्टाइन। तो ये देखिए 3 और 1 क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ये तो बात होगी कहाँ की, सबसे पहले बात होगी बच्चों सुप्रीम कोर्ट अपने कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था। दूसरी बात, भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है, बच्चों भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 के अंदर। 1935 का जो अधिनियम था, एक्ट था, उसी के तहत भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी बच्चों दिल्ली के अंदर, और इसकी जो कार्यकारिणी क्या रखी गई थी, 1+7 रखी गई थी, 1+7 रखी गई थी। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे उनका नाम था सर मोरिस ग्वायर। सर मोरिस ग्वायर, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। सर मोरिस ग्वायर 1935 के अंदर। इसके बाद भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद बच्चों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, स्वतंत्रता के बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और स्वतंत्रता के बाद जब भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो उसके पहले न्यायाधीश कौन बनते हैं, उसके पहले न्यायाधीश बनते हैं हीरालाल जेकी सुमन कानिया। हीरालाल जेकी सुमन कानिया, हीरालाल जेकी सुमन कानिया बनते हैं बच्चों, जेकी सुमन कानिया बनते हैं, ये लीजिए जेकी सुमन कानिया बनते हैं। जबकि पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया, वर्तमान के अंदर है बच्चों संजीव खन्ना।
वर्तमान में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना कौन से बनते हैं? संजीव खन्ना बनते हैं बच्चों 51 में बनते हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया था? इन्होंने स्थान लिया था DY चंद्रचूड़ का। स्थान किसका लिया था इन्होंने? पूछा जा सकता है। DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जबकि बच्चों पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका था, तो इन्हीं के पिता, किनके पिता? DY चंद्रचूड़ के पिता हो गए YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़, विष्णु धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका हो गया। किसके स्थान पर लिया इन्होंने बच्चों? तो संजीव खन्ना के स्थान पर लिया। कितने सारे क्वेश्चन बने। अब अपन वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर। पूछा गया वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? तो पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई बच्चों मद्रास के अंदर। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस प्रकार से? देखिए, मद्रास के अंदर जो है उच्च न्यायालय की स्थापना होती है बच्चों, सबसे पहले लिखा है मद्रास। और मद्रास के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1862 के अंदर। 1862 के अंदर स्थापना होती है किसकी? मद्रास के अंदर बच्चों। तो पहला कौन सा हो गया? मद्रास के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो पूछा जाए आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तब भी बच्चों कौन सा हो गया? सुप्रीम कोर्ट पहला कलकत्ता के अंदर हो गया। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत हो गई थी। और स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर पहली बार हीरालाल जेकी सुमन कानिया बनते हैं। जबकि उच्च न्यायालय पूछा जाए अपने से, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा गया बच्चों, ये हाई कोर्ट पूछा गया। तो उच्च न्यायालय की स्थापना मद्रास के अंदर होती है। और ये मद्रास के अंदर होती है 15 अगस्त 1862 को। 15 अगस्त बच्चों 1862 को होती है। 15 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है बच्चों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है मद्रास हो जाता है। दिल्ली के अंदर पूछा जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 के अंदर होती है भैया। 1966 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना होती है। क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो अच्छा क्वेश्चन था। और लगभग कोई भी आपने अगर किसी भी बच्चे ने इस बार एसएससी जीडी का अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया तो उस बच्चे को पता होगा कि यहाँ से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। CHSL का पेपर दिया था बच्चों, तब आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन आते हैं। अब जब आप आगे आने वाला दिल्ली पुलिस का भी पेपर दोगे तो निश्चित तौर पे आप इस बात का अंदाजा नहीं बल्कि सटीकता के साथ ये कहोगे कि यहाँ से भैया क्वेश्चन पक्का आता है। यहाँ से मतलब चाहे वो यहाँ से पूछ ले, चाहे वो यहाँ से पूछ ले, चाहे वो यहाँ से पूछ ले, अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। है या नहीं है भैया? बिल्कुल होना चाहिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लगभग जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आपके सामने प्रत्येक दिन बच्चों जो सीरीज चल रही है उसके अंदर पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम मतलब खोद के निकालते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा और इसके साथ और कितनी सारी अपन जानकारियां ऐड कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 के अंदर सती प्रथा की क्या की थी बच्चों? इस सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था भैया। देखो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 के अंदर सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? डलहौजी ने, वारेन हेस्टिंग थे, विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? विलियम बेंटिंग के द्वारा बनाया गया था। ये लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए यहां से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है बच्चों वैसे बंगाल वासे वारेन। ये लीजिए, वोरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। वोरेन हेस्टिंग्स कब बनते हैं? तो ये बनते हैं बच्चों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। 2 नंबर पे क्वेश्चन बनता है कि भारत का गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का यानी पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो ये बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये कब बनते हैं? ये बनते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे भैया? पहले वायसराय कौन थे?
तो देखिए पहले वाइसराय बनते हैं बच्चों लॉर्ड कैनिंग, 1858 के अंदर बनती हैं। इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे और बाद में इन्हें क्या बना दिया गया था, वाइसराय बना दिया गया था। अगली बात क्या, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, कई बच्चे ये कहते हैं कि सर जब 1858 के अंदर गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया था तो इसका मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होगा। भैया लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गवर्नर जनरल अंतिम जो होंगे 1947-48 तक बच्चों, उनका नाम क्या था, तो उनका जो नाम है बच्चों 1947 के समय जो थे अल्बर्ट विक्टर निकोलस फ्रांसिस लुई माउंटबेटन। देखिए भैया माउंटबेटन, ये थे बच्चों माउंटबेटन, ये अपने अंतिम गवर्नर जनरल थे बच्चों। इसके आगे आप और हम 1947 से लगा सकते हैं। 1947 के अंदर ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो गए, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गए, भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे बच्चों ये माउंटबेटन हो गए। अब देखिए सती जो प्रथा थी इसके खिलाफ यह कानून बनाया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था बच्चों, तो ये आपको ये बताना है कि भारत के अंदर सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, किसके सहयोग से किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जानना है। बहुत अच्छा सा नाम लिख देना है, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा भी आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था बच्चों, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है मैंने, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताओगे भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस विचार से संबंधित है। और कई बार आर्टिकल नंबर 19, आपको पता है भाग नंबर 3 से क्वेश्चन आने ही आने भैया। जब आने ही आने हैं तो आर्टिकल कौन सा हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया और 31 हो गया। ये देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया, देखो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर लिख दीजिए यहीं पर, आर्टिकल नंबर बच्चों 32 हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल नंबर बच्चों 21 कै के अंदर व्यवस्था की गई है, आर्टिकल नंबर 21 कै के अंदर व्यवस्था की गई है। सूचना का अधिकार कब आता है बच्चों, 2006 के अंदर आता है। किसके कार्यकाल के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। अब अपने सामने देखो बचा ही ऑप्शन नंबर 1 है, जिसका सही आंसर कौन सा हो गया, लोग करें क्या, बिल्कुल कर दीजिए सर, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19, कई बार पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 19 के अंदर अपने को मिलती है स्वतंत्रता, फ्रीडम से मिलती है स्वतंत्रता। मूल संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, आंसर होगा 7। वर्तमान के अंदर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है भैया, वर्तमान यानी अब वर्तमान के अंदर, तब अपना आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, तब अपना आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब कभी ये भी पूछ लिया जाए कि मूल संविधान के अंदर अधिकार कितने कैटेगरी थे, तो मूल संविधान के अंदर अधिकारों की कैटेगरी थी बच्चों 7 है, और वर्तमान के अंदर अधिकारों की कैटेगरी कितनी है, वर्तमान के अंदर अधिकारों की कैटेगरी हो गई 6 हो गई। तो इन दोनों ही क्वेश्चन का देखिए 7 थी, मूल संविधान के अंदर 6 हो गई, और वर्तमान के अंदर बच्चों 6 है, तो इनकी क्या हो गई, 6 हो गई। तो आर्टिकल नंबर 19 में अपने को मिलती है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहले कितने प्रकार की मिलती थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती थी। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता मिलती है, सबसे पहले तो अपने को मिलती है बच्चों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए सबसे पहले अपन विचार करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं, फिर अपन 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किस चीज का विचार करते हैं, अपन सभा करने का विचार करते हैं, फिर मिल जाती है अपने को सभा की आजादी। 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं तो सभा के बाद क्या बन जाता है भैया, संघ बन जाता है, तो फिर संघ की आजादी हो गई। अब संघ खड़ा तो रहेगा नहीं, चलना शुरू करेगा, इधर उधर जाएगा,
तो आवागमन हो गया बच्चों। अब आवागमन की आजादी होगी, आवागमन की आजादी होगी तो आवागमन करते करते थक जाएंगे, जरूरत पड़ेगी किसकी, निवास की स्वतंत्रता होगी। निवास करने के लिए अपने को क्या चाहिएगी बच्चों, रहने के लिए, खाने पीने के लिए निवास कर रहे हैं तो संपत्ति चाहिएगी, और संपत्ति के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है। मेरे हिसाब से 7 हो गई या कुछ कमी रह गई, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल देखिए। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया, 19 हो गया। 19 के अंदर भी कौन सा हो गया, 19 के अंदर भी 19 1 हो गया, ये बच्चों 19 2 हो गया, ये आपके सामने 19 3 हो गया, ये आपके सामने देखिए 19 कितना हो गया, ये 19 4 हो गया, ये आपके सामने 19 कौन सा हो गया, 5 हो गया, ये 19 6 और ये 19 कौन सा हो गया, 7 हो गया। ये लीजिए, तो मूल संविधान के अंदर देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर बच्चों एफ और उसके बाद जी। ये लीजिए, अब क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बनता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 सभा करने की आजादी 19 2, संघ बनाने की 19 3, आवागमन की 19 4, निवास की 19 5, संपत्ति की 19 6 और व्यापार की 19 7। अब बात ये आती है कि कौन सी हटा दी गई, तो भैया ये लीजिए संपत्ति का मूल अधिकार क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये जब संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया तो कौन सा हटा, 19 F हट गया, मतलब 19 6 क्या हो गया, हट गया। और कब हटा दिया गया, तो ये सुमन महावर फिर से लिखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1976 नहीं लिखना आपको, 42वां नहीं लिखना, ये 44वें। और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं बच्चों, मोरारजी भाई देसाई हो जाते हैं, जो भारत के प्रथम जो है बच्चों गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए मोरारजी भाई देसाई के बारे में। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी भाई देसाई थे। भारत के अंदर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी भाई देसाई थे। एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस 4 साल के अंदर एक बार आता है, मोरारजी भाई देसाई। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बच्चों जिन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है, वो प्रधानमंत्री भी कौन हो गए, मोरारजी भाई देसाई हो गए। बाकी आपको पता है 44वां संविधान संशोधन है, सशस्त्र विद्रोह आपको पता होगा, आंतरिक अशांति आपको पता होगा, कैबिनेट आपको याद होगा, आर्टिकल नंबर 352 याद होगा। तो बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं अपने किन के बारे में, मोरारजी भाई देसाई के बारे में। फिलहाल अपन चर्चा बच्चों इतनी करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल लगते ही स्वतः समाप्त हो जाता है, तो भैया स्वतः समाप्त कौन हो गया, आर्टिकल नंबर 19 हो गया बच्चों। आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया, 19 हो गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपका ये सेशन था आज का। मेरे हिसाब से आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं। आपको एक काम करना छोटा सा, आपको जो है बच्चों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको क्लास को लाइक करनी है। लाइक करने के बाद एक छोटा सा आपको कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है बच्चों, उसका आपको आंसर भी बताना है। अगर आप लाइक करते हो, अगर आप छोटे छोटे कमेंट करते हो, तो हमें बच्चों खूब एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए खूब सारी नई नई जानकारियां इकट्ठी करके लेकर आते हैं। मिलते हैं बच्चों फिर से, तब तक के लिए राम राम। और अगला अपना सेशन रहेगा बच्चों क्लास नंबर 5। तब तक के लिए बच्चों आप तैयारी करते रहिए भैया।